Alright, so today we'll be starting off with an IGCSE 0620 paper 4. 1 hour 15 minutes are given for this paper. October number 2020 का पेपर है. We'll start with the first question. The electronic structures of some atoms and ions are shown over here. Write the letters A, B, C, D, E, F, G, H. Atoms of two different noble gases. Dash and dash. अच्छा दो noble gases बताने हैं हमने. तो noble gases कौन होंगे which are going to have a complete outer shell. A has a complete outer shell as well, and H has a complete outer shell as well. Then it's asking me that an ion of a group one element. ग्रुप वन एलिमेंट वो होगा जिसके आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन होगा बट उसने वो लूज कर दिया है. तो दिस इज एन आयन ऑफ अ ग्रुप वन एलिमेंट. अगर हम देखें कि लिथियम जो होता है, लिथियम जब एक लिथियम आयन बनेगा तो व्हाट विल हैपन. पहले उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम आयन के पास आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे. सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी. इट्स अ ग्रुप वन एलिमेंट. एन आयन ऑफ अ ग्रुप फाइव एलिमेंट. ग्रुप फाइव वालों का क्या चार्ज होता है? -3. So it's going to be D because group 5 means that they have 5 electrons in their valence shell and they need 3 more in order to complete their outer shell. A pair of ions that could form a compound with the formula of XY2 dash and dash. XY2 वो बनाएंगे मतलब कि X के ऊपर उसके लिए +2 चार्ज होना चाहिए. अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पे +2 का चार्ज आ सकता है आपके पास? इफ यू लुक एट सी, एक तो सी है और दूसरा पेयर जो आपके पास होना चाहिए ना, वाई. वाई होना चाहिए -1. तभी आपके पास XY2 बनेगा. कैसे? इफ X इज +2, Y इज -1, तो ये क्रॉस करोगे जब चार्जेस तो क्या बन जाएगा? XY2. तो जो दूसरा है सी हो गया. सी अगर बॉन्ड के ना जी नहीं, ई के साथ, ये रहा ई. सी एंड ई वुड बी द आंसर क्योंकि उसने एक गेन करके, पहले उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल एंड नाउ इट हैज गेन वन इन ऑर्डर टू हैव अ फुल 8 का शेल. सो इट्स गोना बी सी एंड ई. सी बॉन्ड करेगा विद ई. स्टेट विच इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई. अच्छा, ये मैंने अभी भी देखा था. एफ इनकरेक्ट है. क्यों? पहले शेल में दो हैं, दूसरे शेल में छह हैं और फिर तीसरे शेल में दो हैं. ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 262. आप बोलो कि जो सेकंड आउटर शेल है इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एफ है. वाई? क्योंकि आपके पास सेकंड शेल इज नॉट कंप्लीट. सेकंड शेल इज इनकम्प्लीट बिफोर थर्ड. मतलब आपका सेकंड शेल कंप्लीट नहीं था एंड यू मूव्ड ऑन टू द थर्ड शेल. State how many protons are found in the nucleus of ion C. Ion C is 2+. मतलब कि अगर इसके पास अभी तो इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. अगर इसके पास ये दो भी होते बिफोर लूजिंग तो ये टोटल कितना होता? 2 8 2 12. इट हैज़ 12 प्रोटॉन्स. लेकिन उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 नहीं है. उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन्स 10 है क्योंकि इट हैज़ अ +2 चार्ज. Use the periodic table to deduce the chemical symbol for G. If you look at the chemical symbol of G, आप देखो कि हाँ, एक गेन किया हुआ है. मतलब एक इनमें से गेन हुआ है, एक ओरिजिनल है विच मीन्स इट्स एन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन -1 आयन. नाउ दिस इज समथिंग न्यू, गुड वन. हाइड्रोजन माइनस आयन का तो कभी सुना नहीं, बट दिस इज इट. हाइड्रोजन हैड वन इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज गेन्ड वन इलेक्ट्रॉन, तो इट वुड हैव बीन H minus ion. The element with forms an ion with a +3 charge and has the same electronic structure as H. H क्या है? H के फर्स्ट शेल में है दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड में है 8 और +3 भी होना चाहिए. हाँ, एल्यूमिनियम +3 की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम होता है 283. एंड व्हेन एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इन ग्रुप नंबर 3, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी उसके 3 है, वो क्या हो जाता है? 2 8, विच इज एग्जैक्टली लाइक H. तो द आंसर इज गोइंग टू बी Al3+ चार्ज भी लिखना है आपने. दैट्स द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2. सॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी मेड बाय एडिंग अ मेटल कार्बोनेट टू अ डाइल्यूट एसिड. याद रहे कि जब मेटल कार्बोनेट is reacted with a acid, the products are थ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कह रहे हैं कि एक मेटल कार्बोनेट को अगर हमने एक नाइट्रेट सॉल्ट में बनाना है तो ऐसा कौन सा एसिड होगा जिसके साथ आप मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाओगे कि इट फॉर्म्स अ नाइट्रेट सॉल्ट. तो ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें नाइट्रेट आता है? नाइट्रिक एसिड.
और आपने नाम नहीं लिखना, गिव द फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूट एसिड लिखा हुआ है। The student wanted to make hydrated iron 2 sulfate crystals by adding excess iron 2 carbonate to dilute sulfuric acid, and the student followed this procedure. Why must the iron 2 carbonate be added in excess in step 2? To make sure, excess में हमेशा कोई भी चीज़ क्यों डालते हैं? अगर आपने रिएक्टेंट 1 लेट्स से एक्सेस में डाला है, टू मेक श्योर कि जो आपका रिएक्टेंट 2 है ना वो फुली रिएक्ट करे। टू मेक श्योर आपका रिएक्टेंट 2 क्या है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड। टू मेक श्योर दैट H2SO4 reacts fully, reacts completely भी लिख सकते हैं या reacts fully. State two observations in step 2 that would show that iron 2 carbonate was in excess. ऐसी क्या ऑब्जर्वेशंस आपको नजर आएंगी एक्सेस चेक करते हुए? या तो फिजिंग वुड स्टॉप, ठीक है, क्योंकि जब भी आप याद रखो मेटल कार्बोनेट के अंदर आप एसिड डालोगे फिजिंग होगी। तो अगर फिजिंग स्टॉप हो जाएगी विच मीन दैट यू हैव ऑल ऑफ इट हैज रिएक्टेड फुली। प्लस अब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। एक चीज कहते हैं ना, समथिंग बिकम सैचुरेटेड, इट विल स्टॉप dissolving, which means that the solution has become saturated. Describe what should be done in step 3 to ensure there is maximum yield of crystals. Filtered the mixture, लेकिन how would you ensure कि मेरे पास जो crystals की yield आए वो सबसे ज़्यादा हो? आप ये करो, हम एक step इसके बाद करते हैं। हमने कल crystallization पढ़ा था। There is one more step that is performed after crystallization, which is wash the crystals with distilled water. वॉश द क्रिस्टल्स विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर से अगर आप वॉश करोगे तो क्या होगा, आपके पास सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएंगी। आपके पास जो आपका मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्रिस्टल्स होगा दैट विल बी जस्ट प्योर क्रिस्टल्स विदाउट एनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज फॉर्म, मैंने अभी बताया ऊपर। व्हाट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन? जिसमें आप समझो कि मैक्सिमम आप एक चाय में चीनी डालते जा रहे हो, वो अभी डिजोल्व हो रही है। एक पॉइंट आएगा दैट द शुगर विल स्टॉप डिजोल्विंग, तो हम कहते हैं कि आपकी जो चाय का कप है वो सैचुरेट हो चुका है। सो व्हाट डज सैचुरेशन मीन्स? यू कैन से a solution, ठीक है, a saturated solution you can say is a solution, और ये इंपॉर्टेंट है याद रखें, that can that cannot dissolve any more solute, we call it a saturated solution। वो अपने फुल पोटेंशियल पे एक सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवा चुके हैं। नेम अ डिफरेंट कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ आयरन टू कार्बोनेट टू प्रोड्यूस आयरन टू सल्फेट क्रिस्टल्स। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें सल्फेट दे देगा, आयरन टू कार्बोनेट आपको आयरन दे रहा था। कोई और ऐसी चीज है जो हमें और भी आयरन दे सकती है? दे सकते हैं ना, और भी कंपाउंड्स हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड दोनों जो होंगे, ठीक है, जब दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल स्टिल प्रोड्यूस अ सॉल्ट। हाँ वो अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि जब आयरन टू कार्बोनेट है तब तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर था। बट हमें तो क्रिस्टल्स की पड़ी है ना, तो क्रिस्टल्स जो सॉल्ट है वो तो FeO से भी आ सकता है, FeOH2 से भी आ सकता है। On analyzing the crystals, the student found that 1 mole of the hydrated iron 2 sulfate crystals FeSO4xH2 has a mass of 278 gram. Determine the value of X using the following step. तो सबसे पहले हम 1 मोल ऑफ FeSO4 निकाल लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ FeSO4, तो Fe इज लाइक 56, प्लस सल्फर क्या होता है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन जो हो गए हैं 16, दैट विल गिव यू व्हाट 152। दिस वुड बी योर MR। अगर आपको लिखा हो ना MR, नहीं अगर लिखा हो ना मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल को हम कहते ही MR है। Calculate the mass of H2O present in 1 mole of FeSO4 XH2O। इस XH2O को हम क्या कहते हैं? एक नाम होता है इस चीज का, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इस चीज का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ H2O। तो वो कह रहे हैं कि FeSO4, 1 मोल ऑफ FeSO4 हैड अ मास ऑफ 278। FeSO4 का जो मास हमने निकाला था वो था 152। तो FeSO4H2O में से अगर आप FeSO4 निकाल दो, 278 माइनस 152, तो पीछे आपका जो मास आ जाएगा वो क्या होगा? द मास ऑफ H2O विच इज गोइंग टू बी 126 ग्राम्स। अब हम क्या वैल्यू ऑफ X निकाल सकते हैं? लेट्स सी। अब आप ये देखो कि एक H2O का जो MR होता है
वो क्या होता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द एमआर ऑफ H2O? 18। 18 होता है। अच्छा, टोटल जो FeSO4 जो है, इस पूरे का मास क्या है? 278। 278 में से FeSO4 का कितना है? 152। और H2O का कितना है? 278 माइनस 152, 126। एक H2O हमें पता है 18 के इक्वल होता है। तो इस पूरे में कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं? हम 126 को डिवाइड कर देंगे किससे? 18 से। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। विच मीन्स कि FeSO4 के अंदर कितने H2O थे? 7 H2O थे। ये समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर? हाइड्रेटेड मोल स्टोइशियोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी मेड बाय मिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ टू सॉल्युबल सॉल्ट्स। जब भी हमने एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना होता है ना, आपको दो सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए होते हैं। वो आपके पास बनाएंगे एक इनसॉल्युबल सॉल्ट और साथ वाटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी टेबल इसके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। एड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बनाना था सिल्वर ब्रोमाइड। दे वांट टू मेक व्हाट? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। उसके लिए अब आपको क्या चीज़ें चाहिए? सिल्वर और ब्रोमाइड। सिल्वर कहाँ से आ रहा है? उसने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए। और ब्रोमाइड कहाँ से आ रहा है? उसने पोटेशियम ब्रोमाइड डाल दिए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड से उसको मिल जाएगा अपना ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट से उसको मिल जाएगा अपना सिल्वर। उसके बाद उसने फिल्टर किया मिक्सचर को, रेजिड्यू ड्राई किए। तो व्हाट्स द टर्म यूज टू मेक द मेकिंग ऑफ सॉल्ट्स? इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखना, when we make salts, this is known as precipitation reaction. You can find this in my lecture of salts as well. Give the observation that the student would make during step 1. याद रहे, जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट जब भी हम सिल्वर नाइट्रेट किसी ऐसे कंपाउंड में डालें जिसमें हैलोजेंस हैं, और अगर उस कंपाउंड में क्लोरीन हैलोजन हुआ या ब्रोमीन हैलोजन हुआ या आयोडीन हैलोजन हुआ, कुछ कलर्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अगर आयोडीन हुआ तो कलर आएगा येलो, अगर ब्रोमीन हुआ तो कलर आएगा क्रीम, और अगर क्लोरीन हुआ तो कलर आएगा वाइट। तो अभी हमने सिल्वर नाइट्रेट को किस में डाला था? एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड को। पोटेशियम ब्रोमाइड में विच हैलोजन वाज प्रेजेंट? ब्रोमीन। तो जो कलर आएगा दैट वुड बी क्रीम पीपीटी, क्रीम प्रेसिपिटेट। राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। तो सिल्वर नाइट्रेट से आपके पास क्या चीज निकलेगी? सिल्वर आयंस, Ag+। और पोटेशियम ब्रोमाइड से हमें ब्रोमीन चाहिए ना, ये मिलके क्या बना देंगे? AgBr। ये हो गया सॉलिड। और बाकी आयंस आपको पता है हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज एक्वस। Sodium chloride is an ionic salt. It can be made by reacting sodium with chlorine gas. Calculate the volume of chlorine gas that reacts with 2.3 grams of NaCl. ओके, निकालना क्या है? क्लोरीन का वॉल्यूम। क्लोरीन का वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे उसके मोल्स चाहिए, बट आई डू नॉट हैव द मोल्स। डाटा किस चीज का दिया हुआ है? पहले मैंने आपको बताया हुआ है, देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड। इसकी मोलर रेशियो क्या है? 2:1:2, ठीक है। डाटा किसका दिया हुआ है? पहले उसके मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे काम आसान काम क्या होगा? उसके मोल्स निकाल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl वुड बी 2.34 डिवाइड बाय NaCl का MR क्या होता है? सोडियम इज 23 प्लस 35.5, दैट मेक्स 58.5। So 2.34 divided by 58.5 would give you 0.04. Now, can someone tell me what is the molar ratio between sodium chloride and chlorine? So 2:1। गुड है। सोडियम क्लोराइड दो हैं तो क्लोरीन एक है। कहाँ से है हमारे पास? क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड के साथ, और क्लोरीन के साथ 1 है। तो अगर सोडियम क्लोराइड के मोल 0.04 हैं, देन क्लोरीन के मोल्स कितने होंगे? हाफ, 0.02। नाउ वी हैव द मोल्स ऑफ क्लोरीन। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 24 DM³ ओ अच्छा, नहीं, हमें CM³ में आंसर देना है। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24,000 CM³। सो 0.02 multiplied by 24,000 is going to give you the answer of 480 CM³. Sodium chloride does not conduct electricity when it is solid, but it does conduct electricity the moment it is molten. Why? Because ions are not free to move in a solid state, but the
moment when they are in a, you can say, a liquid या फिर molten state, ions are now able to move and conduct electricity as they will let the current pass. ठीक है. Plus in a solid it's a fixed lattice structure ना? It's a fixed lattice structure. तो आप इसके रीजन को hence ions are mobile. Ions are not mobile, sorry. Ions are not mobile in a solid state. Name the product formed at the positive electrode when electricity is conducted through sodium chloride. Molten sodium chloride में दो ही चीजें होती हैं, Na plus और Cl minus. Can someone tell me, would there be H plus ions and OH minus ions present over here? No, sir, because it is molten. एग्जैक्टली exactly. तो आपको सीधा सीधा आसान है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्लोराइड आयंस जाके क्लोराइड नहीं, सॉरी, क्लोरीन बना देंगे. हाँ. स्टेट द टाइप ऑफ चेंज दैट अकर्स एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. टाइप ऑफ चेंज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है. एंड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. This is what was happening on anode. Describe what else can be done to sodium chloride to allow it to conduct electricity. अगर आप उसको एक aqueous solution के अंदर dissolve कर देंगे, for example, if you make it aqueous, anything will become aqueous if you dissolve it in water. The moment it becomes aqueous, the ions would become free. The ions would be able to freely move as well. Group 1 metals are very reactive. They can be easily cut by a knife as well. Reactivity increase करती है जैसे जैसे आप down the group जाते हो. Transition metals भी metals हैं, लेकिन they are less reactive than group 1 metals. State two physical properties of group 1 metals which are similar to that of transition metals. All metals are shiny. All metals are shiny. Uh, both conduct electricity as well. सारे जो होते हैं metals वो electricity conduct कर सकते हैं, और सारे metals heat भी conduct कर सकते हैं. तो ये आपके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज कॉमन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स एज वेल एंड ग्रुप वन मेटल्स एज वेल. डिस्क्राइब टू वेज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. हाँ. अब याद रहे कि जो ग्रुप वन मेटल्स है ना, ग्रुप वन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, बट जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, हैव हाई डेंसिटीज. इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ बच्चे क्या लिख देते हैं कि सर वो कलर्ड कंपाउंड्स भी बना सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, सर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी होती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में वी नो कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, नहीं, ग्रुप वन मेटल्स जो होंगे, ग्रुप वन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. उनकी ओवरऑल हाई डेंसिटीज भी होती है ना, इसीलिए. When group 1 metals are added to water, they fizz and an alkaline solution is formed. Which gas is given off during that? Hydrogen. हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ. आप कोई भी ग्रुप वन मेटल ले लो, Li जो है, अगर आप उसको वाटर में ऐड करोगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो दो होंगे. लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैं ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ. एक आपके पास प्रोडक्ट होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास हाइड्रोजन होगा. Memorize the chemical equations. Identify the ion present in the solution that makes the solution alkaline. कोई भी solution alkaline तब होगा जब उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे. तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं. A chemical equation between sodium and water. Na reacts with water. मैंने अभी बताया कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे. A metal hydroxide plus hydrogen. बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को. 1 2 3 4. The equation is now balanced. When the transition element iron is added to the water, the iron rust. Rusting के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं. क्या? पानी, ऑक्सीजन. When an iron object is coated with a layer of zinc, rusting is prevented. क्यों? आयरन नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में या जिंक? विच वन इज मोर रिएक्टिव? टेल मी फर्स्ट. ऊपर कौन आता है?
So zinc is more reactive. जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो अगर आपने उस आयरन से जिंक को कोट किया होगा, तो जब भी कोई ऑक्सीजन आएगी, रिएक्ट कौन करेगा पहले, आयरन या जिंक? जिंक रिएक्ट कर जाएगा उसकी जगह। तो वी कॉल इट व्हाट, दिस मेथड इज नोन एज, दिस प्रोसेस, Galvanizing. गैल्वेनाइजिंग। गुड जॉब। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजेशन तो कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से, गैल्वेनाइजिंग ही कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ कंप्लीटली कोटिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट विद लेयर ऑफ जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग। बिकॉज मैंने भी बताया, इट प्रिवेंट्स एयर एंड वाटर फ्रॉम रिएक्टिंग, बिकॉज इट सेल्फ इट इज मोर रिएक्टिव ना, तो Fe को रिएक्ट नहीं होने देगा। रस्टिंग ऑफ आयरन शिप्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अटैचिंग जिंक ब्लॉक्स टू द हल ऑफ द शिप। अगेन, कैसे वो प्रिवेंट करे? क्योंकि आप बोलो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो आप बोलो जिंक विल रिएक्ट फर्स्ट, जिंक विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फर्स्ट। दैट इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन। Moving on, question number 4. Alkenes and alkanes are homologous series of compounds containing carbon and hydrogen atoms. State the name of the type of compound made from carbon and hydrogen atoms only. उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन by definition or by name it's self-explanatory. Any compound that contains hydrogen and carbon. Alkenes take part in addition reaction. What is meant by the term addition reaction? जहाँ पे दो चीज़ें ऐड हो रही हैं to make a single product. A single product is formed, and this is only possible in those reactants and those compounds which have a double bond. अगर किसी compound में double bond नहीं है, addition reaction नहीं होगा। So if we react propene with bromine, if we react propene with bromine, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? नाउ लुक एट दिस, अगर मैं प्रोपीन बना लूं, दिस इज व्हाट प्रोपीन। सबसे पहले द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक। जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ब्रोमीन आके लग जाएगी। गॉट इट? और बाकी आपके पास हाइड्रोजन है। तो पहले प्रोपीन वो C3H6, बट जैसे ही वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट हो गया, इट हैज फॉर्म्ड व्हाट, इसको क्या कहेंगे? कैन समवन, हाँ बल्कि हाँ, कैन समवन नेम दिस? पूछा नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है उसका? हाउ वुड बी नेम दिस कंपाउंड? शोएब, आगा, हैदर, दुआ, बताएं। So dibromopropene. डाइब्रोमोप्रोपीन, थोड़ा सा सही है, एक चीज मिसिंग है। बल्कि ठीक है, डायब्रोमो ना। अगर ब्यूटीन होता तो हम कहते 1,2 डायब्रोमो। ओके, इट इज कंप्लीटली फाइन। यहाँ पे हम 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, इट्स नॉट प्रोपीन, इट्स 1,2 डायब्रोमो प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड तो खत्म हो गया ना। अगर आपके पास चार कार्बन होते तब वी हैव टू राइट 1,2। वाई? क्योंकि ब्यूटीन में या कोई भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है, वहां पे 1 और 2 कैन डिफर। यहाँ पे आप बेशक इधर से स्टार्ट करो या उधर से, आपको स्टार्ट तो इधर से ही करना है जहां से ब्रोमीन लगी हुई, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2। तो यू डोंट हैव टू से दैट। डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन व्हेन प्रोपीन इज एडेड टू aqueous ब्रोमीन। तो इट इज ऑल्सो टेस्ट यूज फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड यू शुड नो कि पहले जो ब्रोमीन होता है वो ऑरेंज होता है। द मोमेंट इट रिएक्ट्स विद एनी अनसैचुरेटेड एल्कीन इट टर्न्स कलरलेस। एंड कैन समवन टेल मी द कलर चेंज अगर ये aqueous ब्रोमीन एल्केन के साथ रिएक्ट करता? देन ऑरेंज ही रहता। Now we have to tell two different alkenes which can undergo addition reaction with steam to form butane 2-ol। ब्यूटेन 2-ol बनाने के लिए कौन सा एल्कीन स्टीम? ब्यूटीन। अब ब्यूटीन दो तरह से बना सकते हैं। एक ये कि मैं जो दूसरा और तीसरा कार्बन है उसके दरमियान आई ऐड व्हाट, अ डबल बॉन्ड। एंड द सेकंड वे आई कैन रिप्रेजेंट इट इज लाइक इफ आई ऐड द डबल बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट टू कार्बन्स, both of these when they react with water or steam they are going to form what? Butanol. So this is also correct, and this second correct structure is also correct. Make sure to make all of the hydrogens. मैं अभी नहीं बना रहा। Propane undergoes a substitution reaction with chlorine. Write the chemical equation for the reaction of one molecule of propane. Propane क्या होता है? C3H6
8 प्लस किसके साथ करना है हमने, क्लोरीन के साथ। अब अभी इस वक्त प्रोपेन के पास 8 हाइड्रोजन्स हैं। इन 8 में से एक की जगह क्लोरीन आ जाएगा, मतलब कि C3 ही रहेगा। H8 के बजाय H7 हो जाएगा, और वो उस 8th हाइड्रोजन की जगह वी हैव अ क्लोरीन। लेकिन Cl2 में दो क्लोरीन होते हैं, वेयर डिड द सेकंड क्लोरीन गो? वो जो हाइड्रोजन गया था ना, वो एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? यस सर। ओके। This question is about alcohols, carboxylic acids, and ester. Ethanol will react with hot aqueous potassium manganate to form ethanoic acid. State the other condition needed for the reaction to take place. वो कह रहे हैं एथेनॉल है, इट्स रिएक्टिंग विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। कल ही मैंने कहा था कि अगर आपको सिर्फ रिएजेंट पूछो, आप पोटेशियम मैग्नेट ही लिखोगे, आप लिखोगे एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। अब यहाँ पे उसने कहा इथेनॉल इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम मैग्नेट टू फॉर्म एथेनॉइक एसिड। वर्ड एसिडिफाइड भी मिसिंग है ना, एसिडिफाइड नहीं लिखा हुआ उसने। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। डायरेक्ट रिएक्टेंट नहीं है एसिड, बट देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ एसिड, particularly sulfuric acid. State the type of chemical change that happens to the ethanol during this reaction. ये ऑक्सीडेशन हो रही है, मैंने अभी कल भी बताया था। पोटेशियम मैग्नेट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड इज शोन ओवर हियर, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अच्छा, ये ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन ने, ओके, ऑक्सीजन के यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो वी आर गोइंग टू शो अ डबल बॉन्ड लाइक दिस। और बाकी ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स अभी भी शो करने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 में आता है। हाइड्रोजन तो ये इजी है, ऐसे ऐसे बस करते जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, एंड दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन दी बॉन्डिंग। और कार्बन का भी यहाँ पे इट इज पार्टिसिपेटिंग विद दिस कार्बन एज वेल। और बाकी कार्बन का यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड। अगेन हाइड्रोजन को हम क्या क्रॉस से शो कर दें, लाइक दिस। और कार्बन और ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन का भी यहाँ पे लोन पेयर दो रहते हैं, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 6 होते हैं, अब 8 हो गए हैं। इधर ये भी ग्रुप 6 में है, ठीक है। कार्बन हमें पता है ग्रुप 4 में है, उसके अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, एंड दिस इज हाउ बाय लुकिंग एट द डायग्राम यू कैन कंप्लीट दिस डॉट एंड क्रॉस। Ethanoic acid is a weak acid and hydrochloric acid is a strong acid. Complete the table to show the similarities and differences in the properties of these two acids. Dilute ethanoic acid और dilute hydrochloric acid में फर्क बताने हैं, ठीक है। तो the extent of dissociation, how do we show the extent of dissociation? याद रहे जितने भी organic acids होते हैं ना, they are all weak। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अगर आप लिखें तो ये है पार्शली डिसोसिएट्स और ये फुली डिसोसिएट्स, ठीक है। कलर आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन, कलर क्या होगा दोनों में, जाहिर सी बात है, एसिड का कलर क्या होगा, रेड। रेड, दोनों एसिड है ना, ठीक है, रेड रेड आ जाएगा। ये अगर आपने इसका वीक एसिड शो करना है ना, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, इसको वी कैन से ऑरेंज। Why? Because orange represents a weak acid, red represents a hydrochloric, a strong acid as well. Red लिख दो, या you can write maroon as well. It's accepted. Observation when magnesium ribbon is added. हाँ, magnesium के साथ जो है इथेनोइक एसिड तो रिएक्ट कर जाएगा। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा तो आपको पता है मैग्नीशियम इथेनोएट बनाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन लेकिन क्या आएगी, ऑब्जर्वेशन वुड बी मैग्नीशियम रिबन वुड डिसअपियर ओवर हेयर, क्योंकि सारा मैग्नीशियम रिबन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द मैग्नीशियम इथेनोइड। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप लिखो कि विगरस रिएक्शन, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग विगरस रिएक्शन, या फास्ट रिएक्शन लिख दें, या डिसअपियर्स क्विकली। और यहाँ पे आप लिख देना डिसअपियर स्लोली। सो ये काफ़ी ओपन एंडेड है, एग्जामिनर कैन गिव मार्क्स ऑन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। Ethanoic acid will react with an alcohol to form the ester shown. Name the other product when ethanoic acid reacts with an alcohol. तो वाटर एलिमिनेट होता है ना एस्टरिफिकेशन में, कार्बोक्सिलेट एसिड से OH रिमूव होगा, अल्कोहल से H रिमूव होगा, तो वो OH और H मिलके वाटर बनाएंगे। गिव वन कंडीशन फॉर एस्टरिफिकेशन, एसिड कैटलिस्ट, यू कैन राइट, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट चाहिए होता है व्हेनेवर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल दैट वाज एडेड टू इथेनॉइक एसिड टू मेक दिस एस्टर। अच्छा जी, इथेनॉइक एसिड तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन इथेनॉइक एसिड को कौन से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया था कि ये वाला एस्टर बना है? इसमें कितने कार्बन है? एक, दो, तीन। मतलब कि इसको प्रोपानॉल के साथ रिएक्ट करवाया था। तो प्रोपानॉल बना लेते हैं। एक, दो, तीन, ओ एच। ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी हाइड्रोजन्स। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? Polyesters can be manufactured from carboxylic acids and alcohol. The structure can be simplified as shown. Ethanodiol has the structure shown over here. Structure can be simplified as well. Functional groups are found at the end of the molecule. What is meant by the term functional group? It is, हाँ, इसकी डेफिनेशन रेयर है लेकिन आप याद रख लो, ठीक है। जो एक आइडेंटिटी देता है किसी भी होमोलॉगस सीरीज को, आप बोलो ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम, एटम अकेला भी हो सकता है, विच गिव्स, क्या लिखे, गिव विच गिव्स एनी मॉलिक्यूल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर इसके साथ OH का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, मुझे पता है कि इसके अंदर सारी वो केमिकल प्रॉपर्टीज होनी जो एक अल्कोहल में होती हैं। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन डायोइक एसिड? हेक्सेन डायोइक एसिड कैसे होगा? C6 है, प्लस आपको दो COOH लगे हुए हैं यहाँ पे, याद रखो, दो COOH होंगे। और आपके पास बाकी हेक्सेन डायोइक एसिड, बल्कि हमें यहाँ दिया भी हुआ है, व्हाई डू वी नीड टू मेक दैट? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, टोटल आपको पता है कि 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। देन हमारे पास ऑक्सीजन्स कितने हैं टोटल? 4 कोई ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, वी कैन सी 1, 2, 3, 4। और हाइड्रोजन्स कितने होंगे? 1, 2। और जो बीच में 4 कार्बन्स हैं, ठीक है, उधर भी कोई 10 अटैच्ड होंगे, 8 उधर अटैच्ड होंगे। ठीक है, 6 कार्बन 8 हैं, तो वी हैव लाइक 8 ऑफ 8 हाइड्रोजन्स। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? पहले याद रखें सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वी राइट कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन। सो 2 3s are 6, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 2 5। नहीं नहीं नहीं, H तो 10 है ना, H 10 थे, 8 प्लस साइड पे दो, 2 5s are 10। तो ये बना है C3H5O2। इज दिस क्लियर? अब परसेंटेज बाय मास ऑक्सीजन हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन्स हैं इन ईथन डायोल। ईथन डायोल में कितने ऑक्सीजन हैं? 1, 2। तो 16 + 16 क्या होता है? 32 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब परसेंटेज ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो हो गया 16 + 16, डिवाइड करें इसको इस पूरे से, तो इस पूरे का MR क्या है? इथेनॉल डायोल आपके पास क्या है पहले तो देखो ना। इट इज HO, साथ उसके क्या लगा हुआ है? CH2 और फिर एक OH लगा हुआ है। तो ऐड करें ना, कार्बन प्लस कार्बन, 12 + 12, प्लस दो ऑक्सीजन है, 16 + 16, प्लस 6 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो ये टोटल बनता है 62। सो ऑक्सीजन इस पूरे में कितने हैं? 32 / 62 × 100। वी कैन फाइंड द परसेंटेज विच इज अराउंड 52% विल बी योर आंसर। Complete the diagram to show the section of the polyester manufactured from hexane dioic acid and ethane diol। हमें पता है ग्रे वाला कौन सा है? इथेन डायोइक एसिड। वाइट वाला कौन है? इथेन डायोल। OH कहाँ से जाएगा? याद रखें, OH जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, OH हमेशा कहाँ से जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। और H हमेशा जाएगा O से। तो ऐसे करके आपके पास बॉन्ड्स बनेंगे, देखिए, लाइक दिस। समझ आ रही है ये सबको? आई नो द वाइट वन इज अल्कोहल, राइट? और ये C डबल बॉन्ड O ऐसे, यहाँ पे भी क्या है? C डबल बॉन्ड O आगे एक्सटेंड हुआ है, यहाँ पे भी क्या होगा? O। सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस पॉलीएस्टर? जब एक डायोल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो याद रखें, इट इज टेरिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे मुझे पता है टेरिलीन? याद रखो, जब भी एक डायोल, डायोल क्या होता है? जिसके दोनों साइड्स पे OH होते हैं, यहाँ भी जब एक डायोल रिएक्ट करता है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, इट इज ऑलवेज अ टेरिलीन। डायोल प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दैट इज द एंड ऑफ द पेपर। आज तो कोई होमवर्क नहीं है। ऑलराइट।